नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ इला नैन। तो देखिए, आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सबसे पहले तो स्पीकिंग ट्री की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो सारे दिन महिलाओं के होते हैं, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक दिन हमने बना लिया है कुछ खास कि इस दिन हम उन सारी महिलाओं को, तमाम, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर पे बच्चा संभालती हो, या चाहे वो रेसलिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम सभी को सलाम करते हैं। तो आज इस लाइव में आप सभी को जोड़ने का मकसद बहुत खास है। देखिए, हम देख रहे हैं 2 साल से कोरोना चल रहा है। लगभग हम सभी की जिंदगी बहुत ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गई है। तो ऐसे में साइबर क्राइम, खास करके महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम होता है, उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तेजी से फैल रहा है, जागरूकता की कमी है। तो आज इस लाइव में हम बहुत खास मेहमान को जोड़ रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर जी का। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी आपका। अनुराधा शंकर जी मध्य प्रदेश पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं और आपको जोड़ने का मकसद नाम इसलिए भी खास है क्योंकि आप खुद एक वुमेन है, खुद एक महिला है। तो आपसे ज्यादा कनेक्ट आज के दिन कोई भी नहीं कर सकता था। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम म्यूट है आपका। नमस्कार मैम, तो हमारा जो आज का विषय है वो हमने रखा है कि महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, उससे हम कैसे, उसके प्रति हम जागरूक हो, क्या क्या कुछ टिप्स है। चूंकि आप इतने सालों से सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आपने कई जगहों पे बहुत सारे क्राइम देखे होंगे, तरह तरह की क्राइम की प्रवृत्तियां देखी होंगी, बट ये जो साइबर क्राइम है ये नया है और तेजी से फैल रहा है। तो सबसे पहले मैम, छोटा सा मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगी तो दर्शकों को। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में बताया गया था, एनसीआरबी के मुताबिक भारत में 2018 और 2020 के बीच महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में तेजी देखी गई, जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को ऑनलाइन प्रकाशित करने के मामले 110% बढ़कर 3076 से 6308 हो गए। मैम, बहुत तेजी से ये 2 साल में आंकड़े बढ़े हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि कैसे हम पहचाने कि ये साइबर क्राइम है, क्योंकि कई महिलाओं को, कई बच्चियों को, लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ ये हो गया है। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं आंकड़ों के बारे में जी। कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होता है, महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होता है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उसकी रिपोर्टिंग हमेशा कम होती है। पहले तो महिलाओं को, जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं की परिस्थिति है, और हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हमें सिर्फ शहरी या थोड़ी बहुत जो जिनको एक्सपोजर है ऐसी महिलाओं की हम बात नहीं करेंगे। हम उन महिलाओं की भी बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जो परिवार के दायरे में हैं और जो समाज में बहुत बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं और अपनी बात नहीं कह पाती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके साथ क्राइम नहीं होता है। तो महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो उसकी रिपोर्टिंग कम होती है क्योंकि वो संकोच करती हैं। विशेष करके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कम होती है। तो जो आंकड़े आपने अभी बताए हैं, आप ये मानकर चलिए कि वो कम रिपोर्टिंग के बाद ये आंकड़े हैं, या आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि आप भी ऐसे कई लोगों को जानती होंगी कि जिनके विरुद्ध कोई अपराध होता भी है पर वो जाकर कहने में संकोच करती हैं कि क्या करें, किसको बताएं, सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो महिलाओं को रोकती हैं। तो ये जो साइबर क्राइम है, आपने जो बताया, दो प्रकार के क्राइम है। जो एक क्राइम ऐसा है जो फ्रॉड से संबंधित क्राइम है, जिसमें हर तरह के फ्रॉड्स हैं, और दूसरा है जो सेक्सुअल अब्यूज या अब्यूसिव बिहेवियर, ये जो क्राइम्स हैं। तो ये सारे क्राइम्स का जो बेसिक उसको पहचानने का तरीका ये है, सिंपल बात है, कि वो साइबर स्पेस में होता है। साइबर स्पेस का मतलब ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से या किसी भी प्रकार के इस तरह के डिवाइस से जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे प्रवेश करती हैं और उसमें आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा होता है या किसी भी प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है या किसी प्रकार से भी आपका उपयोग होता है, तो आप ये मानिए कि वो साइबर क्राइम है। जी।
मैम, आपने जैसा कि बताया कि रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, उसका भी हमारे पास एक आंकड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में केवल 35% महिलाओं ने ही अपने खिलाफ हुए साइबर अपराध की शिकायत की। तो मैम, ऐसा क्यों है? जागरूकता की कमी है, या हम डर जाते हैं, या समाज में एक वो छवि बनी हुई है कि जी, आपकी अगर किसी ने तस्वीर लेके फेसबुक पे लगा दी और कोई फेक आईडी बना दी और आप अगर उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलेगा कि जी, रिपोर्ट की गई है। तो क्या वो एक हेजिटेशन समाज की वजह से है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे रिपोर्ट करना है? ये तो इन सब चीजों की एक मिली जुली स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पहले सामाजिक स्थिति है, जो भारत का जो सामाजिक संरचना है, भारत की ही नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की सामाजिक संरचना है। और विशेष करके जहां जहां पे शिक्षा का प्रसार उतना नहीं हुआ है, या समाज में एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी या एक इवॉल्व समाज नहीं है, वहां पर महिला के शरीर के साथ परिवार या खानदान या जाति या समाज की इज्जत को जोड़ दिया गया है ना। वैसे तो वो बड़ी नाजुक है, बड़ी कमजोर है, उसको मैं बेचारी को बेचारी कहते हैं, अबला वबला वगैरह कहते हैं। लेकिन जब आपके परिवार की इज्जत की बात होती है, आपके खानदान की या जिस प्रकार जाति की इज्जत की बात होती है, तो वही कमजोर लड़की, वही सब सारा भार वही ढोती है, वही महिला सारी इज्जत का भार ढोती है। तो ये जो पूरा माहौल सामाजिक है, जिसमें कि उसको इज्जत का दारोमदार उसके कंधे पे डाल दिया गया, तो फिर कुछ भी वो अपने बारे में कहना चाहेगी तो वो उससे पहले संकोच करेगी, क्योंकि वो अपना अकेले अपने आप को नहीं, वो अपने आप अपने पहचान में सिर्फ वो नहीं है, उसकी पहचान में उसके पूरा परिवार है, तो वो इसलिए डरती है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक कारण। दूसरा कारण जो है वो ये जानकारी की कमी भी है। साइबर अपराधी नहीं, किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में उसे मालूम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि 1050 कई जगह महिला हेल्पलाइन या डायल 100 है लगभग पूरे देश में। अब ये है कि आप 100 नंबर डायल कीजिए और अपनी तकलीफ बताइए। पर्टिकुलरली महिलाओं के बारे में तो 1050 है। तो ऐसी कई जगह पर बच्चों के लिए 1098 है। तो वो उसे जानकारी की भी कमी है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जानकारी तो तुरंत नहीं हो जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी एक कारण है। तो ये सब मिले जुले कारण है। और कुछ थोड़ा सा लोगों को ये भी लगता है कि मैं शिकायत करूंगी ही तो क्या होगा। कुछ लोगों के अंदर ये भी है कि इसका क्या होगा, मैं शिकायत कर ही लूंगी तो पता नहीं उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, वो कहीं मेरे साथ और नुकसान ना कर दे। तो ये भी एक थोड़ा सा भय भी होता है। तो ये सब चीजों का सम्मिश्रण है इसमें। तो मैम, हम क्या कर सकते हैं? हम समाज के तौर पर, और हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ काफी सारे दर्शक जुड़े हैं। नव भारत टाइम्स के भी दर्शक हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शक भी जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या कुछ टिप्स हैं जिससे कि हम महिलाओं को, स्पेशली जो अभी हमारा ये 15, 16, 17 का जो एक एज ग्रुप है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेट पे एक्टिव रहने लगा है, उनके साथ घटनाएं भी हो रही हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ टिप्स दे सकते हैं उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज याद कीजिए कि जब आप कभी घर से निकलते हैं नॉर्मल फिजिकल स्पेस में, जो सामान्य आप अपने गली मोहल्लों में निकलते हैं या कहीं बाजार जाते हैं या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो आप किन चीजों के लिए केयरफुल रहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं? आप ये ध्यान रखते हैं कि बहुत सुनसान जगह पे आप अकेली ना जाएं, एक समूह में जाएं, या यदि आप कहीं जा रहे हैं तो अपने परिवार या मित्र या जानकार लोग या ऐसे लोग जिनको आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर आप थोड़े क्विक डायलिंग पे रखते हैं। यानी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था आप सार्वजनिक जगह पर जाने पर करते हैं कि नहीं? उसी तरह से ये एक सार्वजनिक स्थान है। अंतर सिर्फ ये है कि ये जो है ये एक्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल है। ये एक सार्वजनिक साइबर स्पेस जो है, जो आपका फिजिकल स्पेस है वैसा ही साइबर स्पेस है। फिजिकल स्पेस जो है वो फिजिकल है, टेंजिबल है। जो साइबर स्पेस है वो वर्चुअल है। वो आपको माने क्या कहेंगे, वायवी ऐसा है जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते उस तरीके से, लेकिन है वो भी वही स्पेस और सार्वजनिक स्थान ही है वो। तो जितनी ध्यान आप सार्वजनिक स्थान पे रखेंगे उतना ही ध्यान आप, जैसे आप मान लीजिए किसी शहर में, जिस शहर को आप नहीं जानते, वहां आप पहुंचे हैं और आपको कहीं कुछ खरीदना है, तो आप मार्केट में जाते हैं। तो जब आप दुकानदार से खरीद रहे होते हैं तो क्या आप दुकानदार को अपना घर, अपना पता, अपना मकान, अपनी शौक, अपनी पसंद नापसंद सब बता देते हैं? नहीं। या अपनी फोटो दे देते हैं? नहीं देते हैं।
तो इसी तरह से इंटरनेट पे जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो बिला वजह के, जहां बहुत आवश्यक ना हो, आप अपनी सारी जानकारियां मत डालें। क्योंकि जब आप जानकारी डालते हैं या अपनी फोटो डाल देते हैं, अपने अपने बारे में, अपना घर मकान का पता, सब कुछ डाल देते हैं, जो भी कुछ पूछता है वो आप बड़े भोलेपन से डाल देते हैं, तो वह उतना ही सार्वजनिक स्थान है जितना कि एक अनजान शहर का मॉल आपके लिए सार्वजनिक स्थान है। और जैसे एक मॉल में जब आप आइसक्रीम खाने जा रही हैं, है ना, या जूते खरीदने जा रही हैं, तो आइसक्रीम के दुकानदार से या जूते के दुकानदार को आप सब अपनी जानकारियां निजी नहीं दे देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप निजी जानकारियां ना शेयर करें। एक सबसे पहली तो चीज ये ध्यान में रखने की है कि एक सार्वजनिक स्थान में आप कैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही यहाँ पर करें। दूसरी चीज कि हम बहुत उत्साह में कई बार लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें सब पे अविश्वास करना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करना लोगों पर, आपसे कोई मित्र बना, जब तक आपने उसका परीक्षण नहीं कर लिया तब तक कि आप उसके सामने में बहुत चीजों के बारे में स्पष्ट ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे यहाँ बच्चियां, ध्यान दें आप जिस उम्र की बच्चियों की बात कर रही हैं, 15 से 17, 18, 19, 20, जो एक चीज का ध्यान नहीं रख रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि जिस दोस्त के सामने वो बिल्कुल खुलूस से पेश आ जा रही हैं, वो दोस्त पता नहीं उस खुलूस के लायक है कि नहीं। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि कभी अगर इसने नजर फेरी तो इन हमारे फोटोज, इन हमारे वीडियोस का कोई उपयोग क्या करेगा। ये इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमेशा, और ये बहुत बुरा लगता है सुनने में कि नहीं फला फला तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन हमने देखा है, ये हमारा अनुभव है, हजारों हजार केस देखे हैं जब लोग बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, और जब पलट जाते हैं तब उसके बाद चीजों का दुरुपयोग करते हैं। तो थोड़ा दूरदर्शी होने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा दूरदर्शी होकर ही अपनी चीजों को शेयर करें। हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हैं। देखिए आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मैम से आप सभी के सवाल लें। तो सबसे पहला सवाल आया है, मनीषा जी पूछ रही हैं, फेसबुक पर कई फेक आईडी बना दी जाती हैं लड़कियों की, इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? फेसबुक पे जो फेक आईडी है उसके बारे में आप साइबर सेल में इमीडिएटली शिकायत करें। आपको जो लगता है तो उसका जो तरीका है कि आप उसको, उस आईडी को कॉपी करके या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और उसको आप साइबर सेल, जो आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का, आपके जिले का साइबर सेल है, हर जगह है भारत में, उसकी ईमेल आईडी भी है। आपको साइबर सेल कैसे मिलेगा? तो आपके राज्य की जो पुलिस की वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। आपका राज्य जो भी है, जैसे मान लीजिए कि आपका राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र पुलिस आप टाइप करेंगे तो आपको वहां की, या एमपी है तो एमपी पुलिस टाइप करेंगे तो एमपी की आपको, यूपी है, यूपी की कहीं की भी, पूरे भारत में हो गया है, तो आप उसको टाइप कीजिए, आपके राज्य की वेबसाइट आ जाएगी, दिल्ली पुलिस आ जाएगी, उसमें साइबर सेल अलग से आपको मिल जाएगा, थंबनेल रहेगा, आप उसमें जाइए, उसमें कंप्लेंट्स का एक सेक्शन रहता है, उसमें आप अपनी कंप्लेंट लिख दीजिए और उसको कॉपी करके डाल दीजिए। आपको उसके बाद फॉलो अप जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में ये शिकायतें होती हैं, तो आप उसको फॉलो अप भी करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और वो फेक आईडीज बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ आप फेसबुक को भी शिकायत डायरेक्टली कर सकते हैं जी। आप फेसबुक को भी डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं, वहां भी शिकायत करने का प्रावधान, या इस तरह की जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको आप डायरेक्टली भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारी ये फेक आईडी। जी बिल्कुल। मैम स्वाति जी सवाल पूछ रही हैं कि अगर पुलिस भी हेल्प ना करे तो क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। देखिए पुलिस के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं कि पुलिस में इसीलिए कि हो सकता है किसी स्तर पे आपको मदद ना मिले, कई स्तर पर सुपरविजन या पर्यवेक्षण की व्यवस्था है। तो अगर आपको थाने से मदद नहीं मिल रही या साइबर सेल से मदद नहीं मिल रही तो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर आपको मिलेंगे, वो भी आपको वेबसाइट पे पूरी आपको जो हायरार्की है वो मिल जाएगी, पूरी श्रेणी मिल जाएगी। तो आपके थाने से मदद नहीं होती तो आपके जो डीएसपी होते हैं, एसडीओपी या एसीपी, वह उस लेवल पर, फिर डीसीपी के लेवल पर, फिर ऊपर के लेवल पर, तो आपको मिल जाएगी, पुलिस हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा इसमें पुश लग सकता है। और आजकल के डेट में तो सभी पुलिस के जो चीफ्स हैं सब ट्विटर वगैरह जैसे सोशल मीडिया पे हैं, आप डायरेक्टली उनको सोशल मीडिया पे भी कहेंगे तो वो सार्वजनिक भी होता है, तो अटेंशन भी ज्यादा ग्रैब करता है। जी
तो देखिए बिल्कुल स्वाति जी, आपके सवाल का भी जवाब मिला है कि आप अगर वर्चुअल स्पेस का, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं, तो ये सारे टिप्स जो है वो आप अपना सकते हैं। साथ ही अगर आपको मदद नहीं भी मिल रही है तो आप इसका पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि आप बड़े अधिकारियों को ट्वीट कर सकते हैं, उनको टैग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली मदद मिल जाएगी। एक और सवाल आ रहा है, मैम पूछ रही है, मैम अगर फैमिली या नोन प्लेसेस में आपको कंफर्टेबल ना फील हो तो हेल्प कैसे अप्रोच की जानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपको बताऊं, एक बार हमने एक सर्वे किया था सेक्सुअल ऑफेंसेस का, तो लगभग 90% केसेस ऐसे थे जो लड़की जानती थी, जिनको या तो परिवार के थे या फ्रेंड्स थे, मतलब ऐसे ही जान पहचान के लोगों ने। तो ये मैं जानती हूँ कि कई बार फैमिली का स्पेस या जान पहचान का स्पेस आपके लिए थ्रेटनिंग स्पेस हो सकता है। तो उसमें आपके जो जिस राज्य में आप रहती हैं वहां पर आपके लिए महिला हेल्पलाइन है, हर राज्य में अब है, 1050 उसका नंबर है। आप 1050 को डायल करेंगी तो आपको वहां पर डेडिकेटेड एक टीम है जो कि आपकी मदद करेगी। मान लीजिए अगर उस टीम ने तुरंत वहां कोई नहीं उठा पा रहा है, ऐसा समय है, रात के 2 बज रहे हैं, हो सकता है वो भी सो गई हो, तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉल 100 नंबर, और 100 नंबर पे आप इमीडिएटली मदद उसमें पा सकते हैं। हर जगह अब महिला थाने हो गए, महिला थानों में सभी में फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं, उनसे जुड़े हुए फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स। तो फैमिली काउंसलिंग सेंटर में भी जाकर के आप इसके बारे में चर्चा कर सकती हैं, और इन चीजों को लेकर के वहां पर इट इज टेकन अप देयर, उन सब जगहों पे इन चीजों पर चर्चा भी होगी और आपकी मदद भी होगी। मैम अगला सवाल नेहा पूछ रही हैं, कहती हैं महिलाएं ही क्यों सॉफ्ट टारगेट होती हैं साइबर क्राइम का? एक्चुअली आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा नेहा जी कि महिलाओं से ज्यादा बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं साइबर क्राइम के। महिलाओं का जो आप क्राइम देख के हम सबको घबराहट होती है, बच्चों को आप देखेंगे तो आप थर्रा जाएंगे कि उनकी कितनी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो एक्चुअली सॉफ्ट टारगेट महिलाएं हो या बच्चे हो, वो सभी लोग जो इंटरनेट के खतरों को नहीं समझते, मासूमियत से उसका प्रयोग करते हैं और केयरफुल नहीं रहते, वो सब टारगेट होते हैं। जो लोग केयरफुल रहते हैं वो उनको टारगेट नहीं बनाया जाता है। तो महिलाओं को चाहिए कि हम केयरफुल रहें, थोड़े से जब उपयोग करें तो थोड़ा सा साकांक्ष होकर उपयोग करें, बिल्कुल ऐसे उपयोग ना करें मासूमियत से कि कहीं भी क्लिक कर दिया, कुछ भी देख लिया। कई बार आपका जो ब्राउजर है वो आपको बताएगा नॉट सिक्योर, नॉट सिक्योर बताता है, फिर भी हम उस साइट पे चले जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए हमारे फोन में या इसमें सब में प्रोटेक्टिव, अगर हम एंटीवायरस और इन चीजों को आप देखेंगे तो वो ठीक रहेगा। आप इनको लगना चाहिए, आपके अपने इंस्ट्रूमेंट को भी आपको सेव करना चाहिए। बिल्कुल। मैम 2 साल पहले एक केस मेरे पास आया था, एक जानकार ही थी, उन्होंने कंप्लेन करी थी, मेरी मदद मांगी थी उन्होंने कि कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ये फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कुछ कुछ एप्स आती है कि जी आप देखिए कि 2022 में आप क्या कुछ नया कर सकते हैं या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो हम हर चीज का एक्सेस दे देते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था, उनकी पूरी आईडी हैक हो गई और उनके आईडी से अश्लील अश्लील कंटेंट उनके दोस्तों को और मैसेजेस और बैंक अकाउंट नंबर कि जी पैसे ट्रांसफर करो, मेरा नंबर ले लो, ये सारी चीजें हुई थी। तो मैम इस तरीके को, मतलब हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं लेकिन हम उस एंटरटेनमेंट के प्रति जो हमारी लापरवाही है वो बरतते हुए एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो उस यही तो लिहाज मैंने से आपको बताया, कि अगर आप फिजिकल स्पेस में फिल्म देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप जा रहे हैं, पर वहां पर जो जो आप फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो टिकट खरीद रहे हैं, टिकट खरीदने काउंटर पे टिकट खरीद रहे हैं, आप वहां पर उसको थोड़ी अपनी पूरी जानकारी दे देंगे। पर आप जब जब साइबर स्पेस में जाते हैं आप अपनी सब जानकारियां दे देते हैं। तो ये जो जिस तरह के एप्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आपके थोड़े कॉन्शियस रहेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये ऐप सिक्योर नहीं है, और वो आपका फोन आपको वार्न करेगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको वार्न करेगा इट इज नॉट सिक्योर। लेकिन आप फिर भी अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन अपने फोन में रखेंगे तो वो बताएगा कि इट इज नॉट सिक्योर। और इसलिए आप कई बार लोग एड ब्लॉकर्स वगैरह लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आपको इनसिक्योर जगहों पे जाने से वो रोकता है। तो ये आपको केयरफुल रहना चाहिए उस मामले में। तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस, जैसे मैंने कहा, आप सड़क पे चलते जितना कॉन्शियस रहते हैं उतना ही इंटरनेट पे चलते हुए आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। मैम एक्शंस क्या लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा साइबर क्राइम हो गया किसी महिला के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ, तो कड़े से कड़े एक्शंस क्या है? बच्चे के खिलाफ में तो अब कई जगहों में मृत्यु दंड हो गया है,
पॉक्सो एक्ट में भी, जो पॉक्सो एक्ट अगर लग जाता है तो मृत्यु दंड हो गया, बच्चों बच्चियों के इसमें तो मृत्यु दंड तक है। और बाकी में जो जो सजा है, जैसे कि अगर साइबर स्पेस में सेक्सुअल के थ्रू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है तो 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। तो सजाएं तो बहुत कड़ी है। जी हाँ, डिपेंडिंग ऑन उसके जो भारतीय दंड विधान में जो उसकी धाराएं हैं उसके साथ ही लग करके इसको जोड़ा जाता है, तो उसी उतने ही पैमाने पे सजा भी है। बिल्कुल मैम, मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि जैसे हम वर्चुअल स्पेस और हम फिजिकल स्पेस की बात कर रहे थे, तो आपको किसी लड़के ने छेड़ दिया या आपका हाथ पकड़ लिया, तो आपने वहीं पे विरोध किया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए जी, पिटाई हो गई, देन पुलिस भी आ गई, तो वो फौरन क्विक एक्शन होता जाता है। लेकिन साइबर स्पेस में इसका ठीक उलट होता है, हम बता नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरा मकसद था जानने का कि जी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है तो लोग फिर डरें, एक डर बनाना भी आई थिंक बहुत जरूरी है ना। सजा का तो बहुत कड़ी सजा का प्रावधान, शिकायत होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से और फिर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा फॉलो अप करने से हो जाता है, तो शिकायत होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि साइबर स्पेस में हम प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, रोकथाम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि चलो भाई लड़का आपको कहीं छेड़ रहा है और आपको, तो लड़का छेड़ रहा है, वहां लोग हैं तो लोग आके मदद करेंगे। सुनसान सड़क पे लड़का छेड़ेगा तो क्या मदद करेंगे लोग आपको? उस वक्त आपके पास पेपर स्प्रे हो तो आप थोड़ा उसको रोक सकते हो, है ना? या आपके पास फोन में नंबर 1 पे आपके बड़े भैया का नंबर डायल करने का हो तो उन्हें इमरजेंसी लोकेशन आपको मिल जाएगी। इस तरह की चीजें कर सकते हो आप, वरना आप अकेले कहाँ कौन सी मदद मिलेगी? तो वही मदद, वैसे ही आपकी परिस्थिति है, तो यहाँ रोकथाम ज्यादा बेहतर है। जब आप साइबर स्पेस में जाते हैं थोड़ी केयरफुल रहिए, जैसे उल जरूल एप्स को बिना मतलब के डाउनलोड मत करें, जिसको आपकी बहुत जरूरत नहीं है तो उसको आप मत डाउनलोड करें जब तक आप श्योर नहीं है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के। जब आप जैसे किसी ऐप स्टोर में जाते हैं, आप किसी ऐप के बारे में रिव्यूज पढ़िए, हर ऐप के साथ में उसकी रिव्यू रहती है, आप देखिए पर्याप्त संख्या में रिव्यूज है कि नहीं है और रिव्यूज कैसी हैं, ठीक रिव्यूज है कि नहीं है। तो वो रिव्यूज जो इंडिपेंडेंट रिव्यूज होती है उससे भी आपको पता चलेगा। अब पता चला जी आपने एक ऐप ले लिया, मान लो आलू पराठा ऐप, आपने उसको ले लिया, उसमें आपने देखा कोई रिव्यू नहीं, कुछ में चेक ही नहीं किया। अब जब आप गए उसने आपसे नाम गांव सब पूछ लिया, आपने सब डाल दिया उसके अंदर, आपका फोन नंबर भी डाल दिया। अब आपने अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना दिया, क्योंकि उसके पास आपकी लोकेशन आ गई, उसके पास आपका अच्छा फोन नंबर से तो यूं ही आपको सब लोकेट कर सकते हैं आज की डेट में। क्योंकि हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जब एक बार हम मान लीजिए 2 दोस्त मिले, हमने गाने ट्रांसफर किए ब्लूटूथ ऑन करके, फिर ब्लूटूथ ऑफ करना भूल गए, फिर उसी ब्लूटूथ से हम चले गए रेलवे स्टेशन में बगल में कोई बदमाश बैठा है, उसने जो है ब्लूटूथ हमारा देखा, उससे हमारे ब्लूटूथ से हमारी जो मान लीजिए वहां पे हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी चीज की भी डिटेल है उसने कॉपी कर ली, फिर हमारे पे निकाल लिए, या हमारी पर्सनल फोटोज हैं उसने कॉपी कर ली, सारा का सारा कॉपी कर लिया, उसके बाद उसने हमको ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो ये जो चीजें हैं आपके फोन में, जो डिवाइस के, अपने डिवाइस को भी समझिए, आपका जो डिवाइस है, आपका जो मेनली आपकी ये सब चीजें फोन के थ्रू हो रही है। मैं ज्यादा फोन की बात इसलिए कर रही हूँ, कंप्यूटर पे भी होती है, पर फोन पे आपने अपनी, क्योंकि फोन को लेके आप पब्लिकली घूमते रहते हो, और आपने अगर उस फोन को जब आप बाहर जाते हो तो आपने पर्सनल हॉटस्पॉट बंद कर रखा है या नहीं, ब्लूटूथ बंद कर रखा है या नहीं, जब आपको जरूरत हो तो आप ऑन कीजिए, फिर आप बंद कर लीजिए। उसको ऑन रखने का मतलब क्या है, आपने तो सबको खुला इन्विटेशन दे रहे हैं, आप ये लो और मेरे अंदर की जानकारी चुरा लो, वो मत चुरा दे। तो आप मैंने घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ऐसी फोन में ताला लगा हुआ, और आप सोचते हो आपने सिक्योरिटी कोड डाल दिया फोन बंद हो गया, जी नहीं। अगर ब्लूटूथ ऑन है ना, या आपका पर्सनल हॉटस्पॉट शेयर पे रखा हुआ है, तो कोई भी आपके साथ शेयर करके और आपको चपेट सकता है। बिल्कुल जी मैम, अगला सवाल विनीता जी कर रही हैं, पूछती हैं कि महिलाओं पर ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं? बाहर जाएं तब भी हम ख्याल रखें, ऑनलाइन स्पेस में जाएं तब भी हम ही ख्याल रखें। नहीं, ये तो देखिए, मैं एकदम ऐसा नहीं कहती हूँ कि बाहर जाएं तब भी हम ख्याल रखें, और ये महिलाओं के लिए नहीं, आज चर्चा महिलाओं पर हो रही है। अगर आप साइबर क्राइम के बड़े स्पेक्ट्रम पे चर्चा करती तो मैं हर किसी को कहती हूँ, पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि आज हम महिलाओं पर फोकस्ड है, इसलिए मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, आज महिला दिवस है। तो लेकिन साइबर पे स्पेस पे सभी को करना। और आपको मैं बताऊं, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि 2 तरह के अपराध हैं, एक साइबर फ्रॉड है जिसमें कि सभी लोग जिससे एक्सप्लॉइटेड होते हैं, और पुरुष हो या महिला हो या कोई भी जेंडर हो,
और दूसरा साइबर सेक्सुअल साइबर क्राइम है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे ये ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इसमें हम महिलाओं की, चूंकि बच्चों के विषय में आज चर्चा नहीं हो रही है और बच्चों को बताने के तरीके भी दूसरे होते हैं, हम बच्चों को भी शिक्षित करते हैं पर वो तरीके उसके दूसरे होते हैं, पर महिलाओं की बात हो रही है इसलिए आज महिलाओं की बात करें। कहीं भी बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होता, हर जगह पुरुषों पे भी चाकूबाजी होती है। अगर आप थाने में जाएंगे और क्राइम देखेंगे तो महिलाओं पे जितने क्राइम होते हैं उससे कम क्राइम पुरुषों पे नहीं होते, पर उन पे दूसरे तरह के क्राइम होते हैं। उनको चाकू मार के कोई लूट लेता है, उनके साथ मारपीट हो जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। महिलाओं के साथ अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल ऑफेंसेस भी ज्यादा होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष केयरफुल ना रहें और अपने आप को लुटने दें। एकदम ट्रांसपेरेंट शर्ट के पॉकेट में 1 लाख रुपया रख के चलेंगे तो लुटेंगे ही। तो उनको हम कहते हैं कि साहब इस तरह अपना प्रदर्शन करके मत चलो, अकेले घूम रहे हो तो एकदम चमचमाती घड़ी मत दिखाते चलो, कोई आएगा छीन के चला जाएगा। तो ये हम उन्हें भी कहते हैं। बिल्कुल। मैम अगला सवाल है ऑनलाइन ट्रोलिंग पे जो थ्रेट्स दिए जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक महिला हैं या आप एक लड़की हैं और आपने कोई कोई ऐसी बात कह दी जो कुछ किसी एक वर्ग को या किसी एक ग्रुप को पसंद नहीं आता है तो वो आपको ट्रोल करने लगते हैं। थ्रेट्स अभी ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन ट्रोलिंग का एक नेचर हो गया है वो थ्रेट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो हाउ दैट कैन बी कंट्रोल। और क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी भी फेक आईडी से बनाएंगे और ट्रोल करने लगेंगे, उन पे कहीं एक बंदिश या उनको एक डर नहीं है कि हमारा कुछ बिगड़ सकता है। तब इसके लिहाज से क्या क्या प्रावधान है और कैसे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में समाज के लिए भी और पुलिस के लिए भी है। और इसकी रिपोर्टिंग होती है, लोग रिपोर्ट करते हैं और जब रिपोर्ट करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है। जिसको आप ट्रोलिंग कह रहे हैं उसको हम ये मानते हैं थ्रेट करना, लोगों को परेशान करना। तो अगर आप थ्रेट कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं तो आपके ऊपर आईटी एक्ट के तहत भी और आईपीसी के तहत भी आपके ऊपर अपराध दर्ज हो सकता है और कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है और होती है। तो मगर ये है कि 2-3 चीजें इसमें हैं। एक तो हम जब हम पब्लिक स्पेस में जाते हैं, यहाँ क्या हो गया है कि समाज के गंदे लोगों को गायब रह करके और अपनी बकवास करने का मौका मिल गया है ना। और विशेष करके जब मामला महिलाओं का हो या कोई ऐसी चीज का हो जो आपने कहा कि जो उनसे ओपिनियन ना उनसे मिलता हो, या किसी को भी वो खुद ही अपना दुश्मन मान ले, आपको कोई मतलब भी ना हो, कि वर्ग विशेष की महिलाओं को गाली देने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, तो ये करते हैं वो। तो ये सब बीमार लोग हैं और समाज की बीमारियां अब प्रकट हो रही हैं। दिख रहा है कि समाज में बीमार लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। ये अपराध किस स्तर पर जब आता है तो बिल्कुल इसकी रिपोर्ट हो और रिपोर्ट पे कार्रवाई हो। दोनों तरह की बातें हैं। एक तो जो मीडियम है, जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को रोके या ऐसे लोगों को बाहर करे। और हमारी भी ये जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों को हम ब्लॉक करें और इन लोगों को, जैसे कई जगहों पे वो अनफॉलो करने का प्रावधान होता है, ब्लॉक करने का प्रावधान होता है, तो वो आप करें। बहुत ज्यादा बॉदर हमको क्रिटिसिज्म से बहुत बॉदर नहीं करना चाहिए। ये तो स्पष्ट हमारे सामने है, इसलिए हमें लग रहा है कि हमको ये कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। वो मूर्ख अपनी मूर्खता, अपने कुसंस्कार और अपने परिवार के जो निम्न स्तर है, जो संस्कारों का, वो संस्कारों का निम्न स्तर ही प्रदर्शित कर रहा है, वो कर रहा है या कर रही है, उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता। फैज ने एक जगह कहा है कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो आप अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हमने अगर कोई किसी को नुकसान नहीं किया, भारत का संविधान हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है जब तक कि हम किसी दूसरे की नाक ना तोड़ें, है ना। हमने मतलब, और ये चीजें हमें इतनी स्वतंत्रता, हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अगर हनन नहीं कर रहे हैं तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता, हम किसी का अपमान ना कर रहे हो, अपनी राय रख रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो लोग बाग अगर कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें तो वो उल्टे सीधे लोग हैं। हाँ, लेकिन अपराध की श्रेणी में अगर आता है, थ्रेट यानी धमकी की श्रेणी में आता है, तो आप तुरंत रिपोर्ट कीजिए, बोथ टू द प्लेटफॉर्म एंड टू द पुलिस, साइबर पुलिस, और जरूर से कार्रवाई होगी। जी, अनु जी सवाल कर रही है, आजकल प्रैंक्स करना काफी चलन में है, कोई थ्रेटनिंग प्रैंक हो तो उसके साथ कैसे निपटा जाए? देखिए, थ्रेटनिंग प्रैंक, मेरा तो मानना है, क्योंकि मैं तो अपनी दृष्टि से कहूंगी कि आपको
थ्रेटनिंग प्रैंक अगर सही में थ्रेटनिंग है, थ्रेट का मतलब ये है कि आपके जान माल को कोई हानि पहुंचा सकता है, आपके शरीर को या आपकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे कानून बने हुए हैं और उस कानून का हमको उपयोग करना चाहिए और उसका हमको उनको तत्काल उनके बारे में एक साइबर सेल में रिपोर्ट डाल दीजिए और एक प्लेटफॉर्म पे खबर कर दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अगर वो आपका परिचित है तो सभी संबंध समाप्त कर लेने चाहिए उसके। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि इसमें कतई स्पेस नहीं देना चाहिए। मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि बहुत लोग हैं दुनिया में, ऐसा मत सोचो कि एक दोस्त या एक रिश्तेदार तुम्हारी बातचीत में कम हो जाएगा तो तुम कोई गरीब हो जाओगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपकी अस्मिता का सम्मान नहीं कर सकते, अगर वो आपकी गरिमा का ध्यान नहीं रख सकते, तो वो सूखे पत्ते हैं, उन्हें परिवार के या समाज के पेड़ से झड़ ही जाना चाहिए, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। मैम लेकिन चलिए ये सवाल साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ महिलाओं से और बच्चियों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। हम देखते हैं जो हम घर के या परिवार के या दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो जब बच्चियों का फायदा उठाते हैं और कई बार तो बच्चियों को पता भी नहीं चल पाता है, जैसे कि हम देखते हैं क्योंकि इतनी अकल नहीं होती है। लेकिन कई केसेस में मैम ऐसा देखा गया है और पर्सनली मैंने भी बहुत सारे केसेस ऐसे अटेंड किए हैं, देखे हैं, जहां पर परिवार वाले समझौते के लिए कहते हैं और उस रिश्तेदार से पर्टिकुलरली रिश्ते भी नहीं तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चियों के दिल में वो कॉन्फिडेंस की कमी बन जाती है कि जी हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। तो आप परिवार वालों को भी मैम क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए मेरा ये मानना है, परिवार वालों को मैं ये कहती हूँ, जब आप एक बच्ची को इस तरह के परिस्थिति में समझौता करने के लिए कहते हैं तो आप दो परिवारों का भविष्य खराब कर रहे होते हैं। एक तो आप उस निकृष्ट का परिवार का भविष्य खराब कर रहे होते हैं जिसकी गंदगी को आपने बचा दिया और वो जिंदगी भर गंदगी करता रहेगा और जो भी उसका परिवार होगा उसको वो नर्क में ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकता क्योंकि वो व्यक्ति गंदा है जिसने अपने ही परिवार में इस तरह की शोषण किया है, तो वो कहाँ का कैसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो वो एक तो उसको, और दूसरा अपनी बच्ची को जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया और जिसको आपने कहा रहन दो कोई बात नहीं, ये चाचा जी या अंकल जी या व्हाटएवर इनके साथ तो अब क्या करे, रहना पड़ेगा, तो उस बच्ची को आपने जीवन भर का ट्रॉमा दे दिया। उसको कभी किसी पर विश्वास नहीं होगा, पुरुषों से चिढ़ हो जाएगी और उस परिवार नामक संस्था पे उसका भरोसा नहीं रहेगा, वो निभाएगी क्योंकि आपने उसका जैसा पालन पोषण किया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे देश में, हमारे समाज में किसी भी धर्म जाति की महिला हो, उसकी बच्ची हो, लड़कियों की जो ब्रिंगिंग अप है, लड़कियों का जो पालन पोषण है वो लड़कों से बेहतर है। हम लड़कियों को सामाजिक बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं और स्नेही बनाते हैं, केयरिंग बनाते हैं और पुरुषों के लिए बिल्कुल बॉदर नहीं करते। लड़कों के लिए हम लड़कों को जैसे जैसे तैसे पल जाते हैं। लड़कों की ब्रिंगिंग अप हमारे यहाँ बहुत ही खराब होती है, राजकुमारों की तरह पलते हैं और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है और इस चक्कर में ही हमारे समाज में ये जो समस्या है ये इसी के कारण बनी हुई है। तो जब आप इस बच्ची को आप इस तरह से करते हैं तो आप परिवार के ऊपर उसके विश्वास को भी आप हिला देते हैं। फिर वो किसी का विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों का नहीं करती, वो परिवार में रहने वाली स्त्रियों का भी नहीं करती। तो ये जो चीज है ये बहुत गड़बड़ है और मेरा मानना है कि किसी ना किसी, ऐसा नहीं होता कि पूरे परिवार में कोई एक स्त्री नहीं होगी, बड़ी दीदी, मामी, मौसी, सहेली कोई नहीं होगी जो कि उसके लिए खड़ी नहीं हो सकती या उसके लिए शेयर नहीं कर सकती। वो करे और वो उसको संबल दे, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करती हूँ और वो है सिस्टरहुड, बहनापा। मैं बहनापा में बहुत विश्वास करती हूँ और मैंने यहाँ पुलिस विभाग में भी इसके माध्यम से हमारी जो लड़कियां हैं पुलिस में वो भी कम ट्रॉमेटाइज नहीं होती, खास करके जो कांस्टेबल लेवल पे रहती हैं, जो उनके संघर्ष बहुत कठिन है। क्योंकि आप एक आईपीएस अफसर के जलवे देखते हैं ना, हमारे बहुत से प्रिविलेजेस भी हैं, हमारे साथ बहुत सारा स्टाफ है जो हमारी मदद करता है। और जो लड़की कांस्टेबल है, एक तो गरीब घर से आती है, सक्षम घर से नहीं आती। सक्षम घर की लड़की थोड़ी और पढ़ाई करेगी, थोड़ी और बड़ी नौकरी पाएगी, तो वो कांस्टेबल बनती है, वो अपने घर को भी संभालती है, सास ससुर को संभालती है, वो फिर दफ्तर में जाती है और दफ्तर में उसकी नौकरी क्या है, कभी ये जी ट्रैफिक में खड़े हो जाओ, कभी वो चोर को पकड़ने चले जाओ, मतलब इस तरह, कभी लॉ एंड ऑर्डर में, कभी मेले की व्यवस्था देख लो। तो उसकी फिजिकली कठिन ड्यूटी है, मेंटली प्रेशर वाली ड्यूटी है। तो उनके साथ भी मैंने ऐसे व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि एक बहनापा होना चाहिए। कांस्टेबल को लगे
मैं महिला हूँ और ये IPS महिला है, तो हमने महिला होने के नाते कोई फर्क नहीं है, रैंक अलग होगा, दायित्व अलग होंगे, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं है। तो ये हम सभी लोगों को, परिवार हो, समाज हो, वर्क प्लेस हो, आपका स्थान हो, जहां भी आप काम करती हैं वो हो, उस सब जगह लड़कियों में एक बहनापा होना चाहिए। और वो बहनापे से क्या होता है कि कभी परिचित से परिचित आदमी एक्सप्लॉइट करता है तो कोई बहन हमारे लिए खड़ी होती है, और कुछ नहीं कर सकती, हमारी बात सुन सकती है, हमारी तकलीफ को बांट सकती है, ये कह सकती है कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, थाने चलना है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, खड़े रहना मैं हूं तुम्हारे साथ, और एक से एक 11 बनता है ना। तो ये करना जरूरी है परिवारों को। उन परिवारों को मैं यही कहती हूँ कि ये मत करो, और ऐसे नष्ट स्त्री के अंदर अस्मिता को, उसके गरिमा को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नष्ट करके आप अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे, आप सक्षम राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल मैम, चूंकि समय की कमी है, आपने भी बहुत व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया मैम। बस आखिर में एक सवाल मेरा है, वो ये है, आपने परवरिश की, आपने समाज की, आपने मेंटालिटी की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर मैम, कि आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे अपने लड़कों की, अपने बच्चों की, अपने लड़कियों की आप परवरिश करें, तो जो ये समाज के द्वारा चैलेंजेस हमें मिलते हैं, या क्राइम जो होता है, वो जो सामाजिक प्रवृत्ति और पर्टिकुलर किसी एक की अपब्रिंगिंग बहुत खराब कर दी आपने, तो वहां से क्रिमिनल निकल के आ गया और वो क्राइम करता है, तो हम कैसे मैम परवरिश करें? देखिए, सबसे पहले अपने बच्चे को ये बताइए कि वो कोई लड़का नहीं है, लड़के को ये बताइए वो कोई लड़का नहीं, और लड़की कोई लड़की नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, आप यहाँ बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, हम 50% अपनी माँ की DNA है और 50% अपने पिता की DNA। कौन है जो पूरा का पूरा माँ ही से पैदा हुआ, कि पूरा का पूरा पिता से पैदा हुआ? लड़के को आप ये आभास दिलाइए कि कोई विशेष वो नहीं है, वो और उसकी बहन, वो या उसकी सहेली, सब के सब एक ही जैसे हैं, दोनों में सब कुछ है, दोनों माता पिता दोनों की तरफ से अंश आए हैं। इसलिए उसको, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़का नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो हमने यही किया, हमारे साथ हमारी माँ ने भी यही किया कि हमारे भाई में और हमने कोई अंतर नहीं किया, और इसी तरह हमने भी बाद में हमारे बच्चों में कोई अंतर नहीं किया कि जो भी, और पढ़ने की इच्छा लड़की को भी जब तक हो पढ़ने दीजिए। हम क्या करते हैं, देखिए, लड़का जब तक नौकरी नहीं पाता तब तक हम कहते हैं कि लड़का सेटल नहीं हुआ, शादी हो जाती है, नौकरी नहीं करता, कहते सेटल नहीं हुआ, और लड़की बड़ी से बड़ी नौकरी में चली जाएगी लेकिन शादी नहीं हुई तो कहते सेटल नहीं हुई। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लड़की की सेटलमेंट शादी से होती है और लड़के की सेटलमेंट नौकरी से होती है। दोनों की सेटलमेंट अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सक्षम होने से होती है, फिर उसके बाद शादी ब्याह जो है वो होता रहता है। तो आप दोनों को एक जैसा अगर पालेंगे, एक जैसी बातें करेंगे, लड़के को बंदूक और लड़की को गुड़िया, ये भेद नहीं करेंगे घर में खिलौनों में, तो फिर आपका बच्चा अच्छा निकलेगा। अपनी बात माँ अपने बेटे से शेयर करे, अपनी तकलीफें शेयर करे, अपनी सच्चाई शेयर करे, तो बच्चा, लड़का वैसा ही सेंसिटिव निकलेगा जैसे कि लड़की आपकी सेंसिटिव निकलेगी। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन समय की कमी है, तो किसी दिन और हम किसी अन्य विषय पर आपको हमारे दर्शकों के साथ जोड़ेंगे। अभी अगर आपको कुछ दर्शकों से कहना हो तो आप कह सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने, बहुत अच्छे बुद्धिमान दर्शक हैं, मुझे ये समझ में आया, सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे गुण के, और आपने भी बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट किया। मैं फिर से आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हमारे सभी दर्शकों को फिर से महिला दिवस की हार्दिक बधाइयां। देखिए, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं सशक्त हैं, हमें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाय बर्थ ही सशक्त हैं। हम जन्म देते हैं, हम एक बच्चे को पैदा करते हैं, हम घर के काम भी संभालते हैं, बाहर के भी संभालते हैं, तो हमारे सशक्तिकरण की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बस इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।